अगर मैं आपसे कहूं कि 18वीं सदी में एक छोटे से कोस्टल किंगडम ने दुनिया की सबसे ताकतवर समुद्री व्यापारिक ताकतों में से एक को खुले मैदान में हराया और वो भी उनके होम टर्फ यानी समुद्र के किनारे, तो शायद आप कहेंगे कि यह कोई हिस्टोरिकल फैंटेसी है। लेकिन ये फैंटेसी नहीं, डॉक्यूमेंटेड फैक्ट है। यह है 1741 का बैटल ऑफ कोलाचिल, जिसमें त्रावणकोर के राजा अनिरम थिरुनल मार्तंड वर्मा ने डच ईस्ट इंडिया कंपनी यानी वीओसी को डिसाइसिवली हराया। यह घटना सिर्फ एक युद्ध नहीं थी, यह पॉलिटिकल कंसोलिडेशन, इकोनॉमिक सोवरेनिटी और मैरीटाइम स्ट्रेटजी की एक मास्टर क्लास थी। 18th सेंचुरी का केरल एक कॉम्प्लेक्स चेस बोर्ड की तरह था। यहाँ कई कई अलग अलग किंगडम्स जब आपस में लड़ते थे और यूरोपियन पावर्स उनकी राइवलरी का फायदा उठाते थे। नॉर्थ में जेमोरिन का राज था। सेंचुरीज से इनके मिडिवल मैरीटाइम ट्रेड पर कंट्रोल था, खासकर अरब ट्रेडर्स के साथ। लेकिन पोर्चुगीज के आने के बाद उनकी मोनोपोली टूटने लगी। जब डच आए, उन्होंने जेमोरिन को और कमजोर किया। जेमोरिन ने भी इसका बदला लेने के लिए अरब और गुजराती मर्चेंट्स को सपोर्ट किया ताकि डच की मोनोपोली को चैलेंज किया जा सके। सेंट्रल केरल में कोचिन था। यह पहले पोर्चुगीज के साथ और फिर डच के साथ अलायंस में रहा। ये एक तरीके से बफर स्टेट था जो इन यूरोपियन पावर्स के सहारे अपनी आज़ादी मेंटेन करते थे। लेकिन उनकी आज़ादी नाम की थी, क्योंकि वो डच की मर्जी के बिना कोई बड़ा फैसला नहीं ले सकते थे, खासकर पेपर ट्रेड के बारे में। सबसे साउथ में त्रावणकोर था, लेकिन ये कोई यूनिफाइड किंगडम नहीं था। ये छोटे छोटे फ्यूडल प्रिंसिपैलिटीज का कलेक्शन था, जिनके एथुवित्तिल पिलामर और लॉर्ड्स ऑफ 8 हाउसेस और उनके एलाइज कंट्रोल करते थे। राजा की ताकत नाम भर की थी। वो एक तरीके से सरदारों की कठपुतली था। ये फ्यूडल लॉर्ड्स आपस में भी लड़ते थे और डच से पर्सनल डील्स भी करते थे, जिससे त्रावणकोर के इकोनॉमिक और पॉलिटिकल पावर बिखरी हुई थी। यही वो हालात थे जब अनिरम थिरुनल मार्तंड वर्मा 1729 में थ्रोन पर बैठे। उनके पास कोई यूनिफाइड आर्मी नहीं थी, कोई स्टेबल इकोनॉमी नहीं थी और उनके अपने सरदार ही उनके खिलाफ थे। लेकिन उनके पास एक विजन था, एक स्ट्रॉन्ग यूनिफाइड त्रावणकोर बनाने का। अब चलते हैं, देखते हैं केरला की ज्योग्राफी कैसी थी। वेस्ट में अरेबियन सी, जिससे मॉनसून विंड्स ब्लैक पेपर यानी काली मिर्च, कार्डमम यानी इलायची और सिनेमन यानी दालचीनी को दुनिया के बाजारों तक ले जाती थी। ईस्ट में वेस्टर्न घाट्स, एक नेचुरल डिफेंसिव वॉल जो त्रावणकोर को तमिल कंट्री से अलग करती थी। कोस्टल प्लेन्स में बैकवाटर्स, कोकोनट ग्रोव्स और पेपर गार्डन्स थे जो इस क्षेत्र को फर्टाइल और वेल्दी बनाते थे। यह फर्टाइल कोस्टल बेल्ट सिर्फ एग्रीकल्चर नहीं बल्कि ग्लोबल कॉमर्स का हिस्सा था। 18वीं सदी में ब्लैक पेपर सिर्फ मसाला नहीं था, यह ग्लोबल इकोनॉमी का एक पिलर था। वीओसी के रिकॉर्ड्स के अनुसार 1730 के दशक में मालाबार कोस्ट से हर साल औसतन 4000-5000 टन पेपर एक्सपोर्ट होता था। केरला से खरीदा गया पेपर एम्स्टर्डम में 6 से 8 गुना दाम पर बिकता। एम्स्टर्डम स्टॉक एक्सचेंज पर वीओसी के शेयरों की कीमत इस स्पाइस ट्रेड से जुड़ी थी। पेपर प्राइसेस गिरने या सप्लाई टूटने से डच इन्वेस्टर्स की रात की नींद उड़ जाती थी। 1602 में बनी वीओसी को डच रिपब्लिक ने एक चार्टर दिया था जो इसे ट्रीटीज साइन करने, फोर्ट्स बनाने, कॉइन्स मिंट करने और युद्ध छेड़ने का अधिकार देता। एशियन वाटर्स में वीओसी के पास करीब 150 शिप्स से 10,000 से ज्यादा यूरोपियन सोल्जर्स और लाखों एशियन ऑक्सिलरीज थे। इंडियन ओशियन में उनका नेटवर्क केप ऑफ गुड होप से बताविया यानी जकार्ता तक फैला था और मलाबार पेपर इस नेटवर्क का कोर कमोडिटी था। वीओसी की मलाबार मोनोपोली को एक बड़ा झटका ज़ोमोरिन ऑफ कैलिकट की पॉलिसीज से लगा। ज़ोमोरिन ने अरब और गुजराती मर्चेंट्स को फिर से मलाबार में एक्टिव किया, जिससे पेपर डच की बजाय ऑल्टरनेट रूट से जाने लगा। डच हिस्टोरियन फेम गास्ट्रा के अनुसार 1730s में वीओसी का मलाबार में मार्केट शेयर 70% से गिरकर लगभग 40% पर आ गया और इसमें ज़ोमोरिन की ओपन ट्रेड पॉलिसी का बड़ा हाथ था। मार्तंड वर्मा जब थ्रोन पर बैठे तो सबसे पहले अपने ही अंदर के दुश्मन को खत्म करने का फैसला लिया। उन्होंने एथुवित्तिल पिलामर और उनके एलाइज को एक एक करके तख्त से हटाया। इसमें उन्होंने रूथलेसनेस दिखाई, पर उनका मकसद साफ था,
जब तक घर में दुश्मन बैठे हैं, बाहर से कैसे लड़ेंगे? उन्होंने एक सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन बनाया जहां हर फैसला राजा लेता था और एक रॉयल आर्मी बनाई जो सीधे उनके अंडर काम करती थी। अपने अंदर के दुश्मनों को खत्म करने के बाद उन्होंने बाहर का रुख किया। उन्होंने एक के बाद एक नेबरिंग स्टेट्स को अपने किंगडम में मिलाया। पैमाकुलम, इस किंगडम ने डच के साथ मिलकर ट्रेवनकोर के खिलाफ जंग छेड़ी थी। मार्तंड वर्मा ने उन्हें हराया और ट्रेवनकोर में मिलाया। किलॉन भी डच की एक की लाया था जिसे मार्तंड वर्मा ने फोर्स के साथ ट्रेवनकोर में एनेक्स किया। कोटराकारा, ये एक और किंगडम था जिसे ट्रेवनकोर के साथ बाद में जोड़ा गया। मार्तंड वर्मा ने यह एक्सपेंशन सिर्फ जमीन जीतने के लिए नहीं किया था, इसका एक गहरा स्ट्रैटेजिक मकसद था। वो पूरी मलाबार कोस्टल बेल्ट को कंट्रोल करना चाहता था, जहां से ब्लैक पेपर का सबसे ज्यादा प्रोडक्शन होता है। हर नया इलाका जो उन्होंने जीता, उससे उनकी पेपर सप्लाई पर कंट्रोल बढ़ती गई। मार्तंड वर्मा ने जाना कि इस पूरे गेम का किंगपिन ना तो कोई राजा है ना कोई कंपनी, इसका किंगपिन है वो छोटा सा काला बीज, काली मिर्च। और जब उन्होंने ये बात समझ ली तो उनका अगला मूव इतना ऑडेशियस था कि वीओसी के ऑफिसर्स को यकीन ही नहीं हुआ। मार्तंड वर्मा ने पूरे ट्रेवनकोर किंगडम में पेपर ट्रेड पर स्टेट मोनोपोली डिक्लेयर कर दी। इसका सीधा मतलब था आगे से ट्रेवनकोर के हर इंसान और हर ट्रेडर को अपनी सारी काली मिर्च सिर्फ और सिर्फ राजा को ही बेचनी होगी। उसका प्राइस, उसकी सप्लाई और उसका फाइनल डेस्टिनेशन, ये सब राजा ही तय करेगा। किसी भी फॉरेन कंपनी या प्राइवेट ट्रेडर को सीधे बेचना अब कानूनन जुर्म था। सोचो इस बात का असर। सालों से डच ट्रेडर्स सीधे किसानों और छोटे मर्चेंट से डील करते। वो अपनी प्राइस लगाते, अपने टर्म्स पर व्यापार करते, लेकिन मार्तंड वर्मा ने ये पूरा सिस्टम ही उखाड़ कर फेंक दिया। अब उनके सामने एक ही खरीदार था, द स्टेट ऑफ ट्रेवनकोर। ये एक मास्टर स्ट्रोक था। वीओसी के ऑफिसर्स ने पहले इसको हंसी में उड़ाया। एक छोटा सा राजा हमारी सालों की मोनोपोली को चैलेंज करेगा। उन्होंने अपने स्पाइस भेजे, अपने एजेंट्स को ब्राइब करने की कोशिश की, लेकिन मार्तंड वर्मा का कंट्रोल इतना सॉलिड था कि उनकी सारी कोशिशें नाकाम हो गई। पेपर, जो मलाबार का ब्लैक गोल्ड था, अब वो ट्रेवनकोर की स्टेट करेंसी बन गया था। इस मोनोपोली ने ट्रेवनकोर के लिए दो फायदे किए। पहला, इस राज्य के पास एक स्टेबल इनकम सोर्स आया। अब वो पेपर बेचकर जो पैसा कमाते, उससे अपनी आर्मी को मॉडर्न करने, फोर्स बनाने और अपने किंगडम को और स्ट्रॉन्ग करने में लगाते। और दूसरा, इससे उन्होंने सीधे सीधे डच को उनके मोस्ट क्रूशियल कमोडिटी से काट दिया। डच के वेयर हाउसेस खाली होने लगे, उनके शिप्स मलाबार के पोर्ट से खाली हाथ लौटने लगे। एम्स्टरडैम में उनकी कंपनी के शेयर प्राइसेस भी गिरने लगे। जो जंग आगे होने वाली थी, उसकी पहली गोली इस इकोनॉमिक मास्टर स्ट्रोक से चल चुकी थी। वीओसी के हेडक्वार्टर्स बताविया यानी जकार्ता में थे और मलाबार का कंट्रोल उनके सिलोन यानी श्रीलंका के गवर्नर गुस्ताव विलियम वैन इमहॉफ के पास था। वैन इमहॉफ ने ट्रेवनकोर के इस एक्सपेंशन को पॉलिटिकल बेइज्जती माना। उनके गोदाम खाली हो चुके थे और प्रॉफिट्स गिर चुके थे। उन्होंने मार्तंड वर्मा से मिलने की कोशिश की और उन्हें धमकाया, अगर तुम अपनी टेरिटरीज एक्सपेंशन नहीं रोकोगे तो हम तुम्हारे साथ जंग करेंगे। मार्तंड वर्मा ने इस पर हल्के से कहा, तो फिर हम तुम्हारे साथ ऐसी जंग करेंगे कि तुम हमसे जमीन पर नहीं, सीधे समुंदर में ही मिलोगे। ये बात डच के लिए एक डायरेक्ट चैलेंज थी, जिसकी वो कल्पना भी नहीं कर सकते थे। वैन इमहॉफ को लगा ये एक आम इंडियन राजा, इसका एटीट्यूड है। उन्होंने इससे एक माइनर पुलिस एक्शन की तरह देखा। उनका मकसद सिर्फ मार्तंड वर्मा को सबक सिखाना, ट्रेवनकोर की इकोनॉमी को तबाह करना और पेपर ट्रेड पर अपना कंट्रोल वापस लेना था। जुलाई 1741 में डच फ्लीट कोलाचल पहुंची। उन्होंने बीच पर लैंडिंग की और अपने हेवी कैनन्स और मस्केट्स को पोजीशन किया। उनकी स्ट्रेंथ उनकी डिसिप्लिन और फायर पावर में थी, लेकिन उनके लिए सबसे पहला सरप्राइज था केरला का मॉनसून। बारिश इतनी तेज थी कि डच सोल्जर्स के लिए मूव करना मुश्किल हो गया। उनकी हेवी आर्टिलरी जो समुंदर से उतारी गई थी, मिट्टी में फंसी रह गई। मार्तंड वर्मा ने सामने से लड़ने की गलती नहीं की।
उन्होंने गुरिल्ला वॉरफेयर का इस्तेमाल किया। उन्होंने कोस्टल फिशिंग कम्युनिटीज मुकुव्वर और मराकायर को स्काउट्स और सैबोटियर्स की तरह डिप्लॉय किया। ये लोग लोकल ज्योग्राफी को अच्छे से जानते थे। उन्होंने डच सप्लाई लाइंस काटी, उनकी मूवमेंट्स पर नजर रखी। डच अपनी फायर पावर पर गुरूर करते थे, जबकि ट्रेवनकोर की स्ट्रेंथ उनकी स्पीड और लोकल नॉलेज में थी। उन्होंने डच के फ्लैंक्स पर हमला किया, उन्हें हर जगह से घेरा, उन्हें थकाया। डच सोल्जर्स जो यूरोपियन ड्रिल्स के आदी थे, वो अचानक होने वाले हमलों से परेशान हो गए। जंग का सबसे क्रूशियल दिन था 10 अगस्त 1741। पूरे महीने के गुरिल्ला अटैक्स के बाद मार्तंड वर्मा की फोर्सेस एक डिसाइसिव स्टेप लेने लगी। उन्होंने रात के अंधेरे में एक मिलिट्री मैन्यूवर किया और डच के लेफ्ट फ्लैंक पर हमला किया। डच फॉर्मेशंस टूटने लगी। ट्रेवनकोर की इन्फेंट्री ने, जिनकी ट्रेनिंग और डिसिप्लिन अब डच से कम नहीं थी, आगे बढ़कर डच सोल्जर्स को घेरा। इस जंग में वीओसी को एक ऐसी हार मिली जिसकी उन्होंने कल्पना नहीं की थी। उनके कमांडर स्टांचियस द लेनॉय समेत कई और सोल्जर्स को ट्रेवनकोर ने कैप्चर कर लिया। वीओसी रिकॉर्ड्स के हिसाब से उनके 200 से ज़्यादा यूरोपियन सोल्जर्स मारे गए या जख्मी हुए। ये एक छोटे से इंडियन किंगडम्स के खिलाफ एक बड़ी यूरोपियन पावर की डिसाइसिव हार थी। जंग खत्म हुई, लेकिन कहानी अभी बाकी थी। मार्तंड वर्मा ने हार गए डच कमांडर स्टांचियस द लेनॉय को मारा नहीं। ये उनकी विजन थी। उन्हें पता था कि डच की मिलिट्री स्ट्रैटेजी मॉडर्न और बेहतर है। उन्होंने डेलनॉय के सामने एक ऑफर रखा जो उस वक्त किसी ने सोचा भी नहीं होगा। या तो तुम यहाँ मेरे कैदी बनकर जिंदगी गुजारोगे, या मेरे चीफ मिलिट्री एडवाइजर बनकर मेरी आर्मी को ट्रेन करोगे। ये कोई सामान्य ऑफर नहीं था, बल्कि मार्तंड वर्मा का एक मास्टर स्ट्रोक था। उन्होंने दुश्मन की ताकत को खुद की ताकत में बदलने का फैसला किया। डेलनॉय ने दूसरा ऑफर चुना। अगले 37 सालों तक जिस डेलनॉय को ट्रेवनकोर को हराने भेजा गया था, उसने ट्रेवनकोर की आर्मी को मॉडर्न यूरोपियन तरीकों से ट्रेन किया। उसने नेदुम कोट्टा जैसी डिफेंसिव लाइंस बनाई और फोर्ट्स को मजबूत किया, जो आगे फ्रेंच और ब्रिटिश को रोकने में भी काम आई। डेलनॉय का ट्रेवनकोर में आना सिर्फ एक मिलिट्री ट्रांजैक्शन नहीं था, बल्कि एक गहरा कल्चरल एक्सचेंज भी माना गया। उसने मलयालम सीखी, लोकल रीति रिवाज अपनाए और ट्रेवनकोर के समाज का हिस्सा बन गया। उसकी कब्र ट्रेवनकोर में है, जहां उस पर लिखा है जनरल डेलनॉय, जो एक डच था लेकिन ट्रेवनकोर का जनरल बन गया। यह एक रेयर एग्जाम्पल है जहां एक यूरोपियन कॉलोनियल ऑफिसर ने एक लोकल किंगडम की सेवा की, उसकी ताकत को बढ़ाया और उसकी आज़ादी की हिफाजत करी। कोलाचल की हार के बाद डच समझे कि मलाबार में उनकी ताकत अब एब्सोल्यूट नहीं रही। उनके लिए ट्रेवनकोर से व्यापार करना उनसे जंग लड़ने से ज़्यादा फायदेमंद था। 1753 में उन्होंने ट्रेवनकोर के साथ ट्रीटी ऑफ मावलिक्करा साइन की। इस ट्रीटी के मुताबिक डच ने ट्रेवनकोर की टेरिटोरियल सोवरेनिटी को ऑफिशियली एक्सेप्ट किया। उन्होंने ट्रेवनकोर के इंटरनल अफेयर्स में दखलंदाजी बंद कर दी और उन्होंने ट्रेवनकोर से ट्रेड करने के लिए टर्म्स पर अग्री किया जो ट्रेवनकोर के लिए फायदेमंद थे। ये ट्रीटी डच डोमिनेंस के एंड का सिग्नल था। उनकी पावर अब मलाबार में ट्रेवनकोर के सामने चलने नहीं वाली थी। कोलाचल की हार ने मलाबार में पावर वैक्यूम क्रिएट किया। ब्रिटिश और फ्रेंच, जो इस दौरान यूरोप में वॉर ऑफ ऑस्ट्रियन सक्सेशन में लड़ रहे थे, उन्होंने देखा कि डच की ताकत अब एशियन वाटर्स में कमजोर हो रही है। डच की नौसेना के रिसोर्सेस यूरोप में उलझे हुए थे और इसका सीधा असर उनके एशियन ऑपरेशंस पर पड़ा। कोलाचल की हार ने इस कमजोरी को सबके सामने लाकर रख दिया। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने इस मौके का पूरा फायदा उठाया। उन्होंने अपने अलायंसेस बढ़ाए और मलाबार ट्रेड में अपनी जगह बनाई, जो आगे उन्हें पूरे इंडिया पर कंट्रोल करने में मददगार साबित हुई। कोलाचल इस तरह से एक ऐसी घटना थी जिसने एक डोमिनो इफेक्ट शुरू किया, जिसके बाद डच की ताकत कम और ब्रिटिश का राज शुरू हुआ। आज कोलाचल की कहानी हमें क्या सिखाती है? यह सिर्फ एक हिस्टोरिकल बैटल नहीं, ये एक लेसन है। मार्तंड वर्मा ने सिखाया कि अगर एक नेशन अपनी इकोनॉमी को कंट्रोल नहीं कर सकता तो उसकी पॉलिटिकल सोवरेनिटी भी खतरे में पड़ जाती है। डच की पूरी पावर उनके व्यापार पर निर्भर थी
और अब मार्तंड वर्मा ने पेपर मोनोपोली लगाई तो उन्होंने सीधे डच के दिल पर हमला किया। ये एक ऐसा पाठ है जो आज भी प्रासंगिक है। इकोनॉमिक कंट्रोल ही असली आज़ादी की नींव रखता है। कुलाचल हमें बताता है कि सोवरेनिटी सिर्फ पॉलिटिकल नहीं, ये इकोनॉमिक, मिलिट्री और साइकोलॉजिकल भी होती है। मार्तंड वर्मा ने सिखाया कि इंटरनल कंसोलिडेशन, ट्रेड कंट्रोल और मॉडर्न मिलिट्री अडेप्टेशन मिलकर ही एक्सटर्नल पावर्स को हराने में सक्षम है। आज के इंडिया के लिए लेसन साफ है। ग्लोबल पावर डायनामिक्स में जगह बनाने के लिए इकोनॉमिक कंट्रोल, टेक्निकल एज और स्ट्रैटेजिक फोरसाइट जरूरी है। जय हिंद, जय भारत।